बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रमशा खान। आपके लिए आज लेकर आई हूँ कहानी हम लोग। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। शुक्रिया। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। आज उन दोनों का पेपर था। वो दोनों कॉलेज यूनिफॉर्म में कांधों पर क्रॉस पैक लिए अपनी मतलूबा बस के इंतज़ार में खड़े थे जब गदागर की आवाज़ कान में पड़ी। हैदर के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू, साथ की तवज्जो जब गदागर की जानिब मबज़ूल हुई तो वो चौंक उठा। हाथ में कशकोल लिए कई पैवन वाले लंबे से चोखड़े में मलबूस वो अपनी टांग का नम जाहिर करने के लिए बाएं जानिब कदरे झुक के खड़ा था। साथ के सामने कशकोल फैलाते हुए वो चेहरे पर ज़माने भर की मुस्किनें सजाए यूं खड़ा था कि एक घाक से घाक शख्स भी उसकी मिस्कीनियत के आगे धोखा खा जाए। साथ को भी इस पर रहम आ जाता अगर जो 2 रोज़ कबल इस लंगड़े फ़कीर को वो कॉलेज से कुछ दूर रिहायशी इलाके की पिछली सुनसान गलियों में हट्टे-कट्टे, तंदुरुस्त तवाना शख्स की तरह चलते-फिरते ना देख चुका होता। साथ के चौंकने पर गदागर भी बुरी तरह चौंका था। पहले साथ और फिर हैदर पर निगाह डालकर वो बग़ैर शर्मिंदा हुए चुपके से किसी और गाहक की तलाश में निकल खड़ा हुआ। पहचाना? साद ने मायूस से मुस्कुराते हुए हैदर की सिम देखा। हाँ यार, यकीनन ऑस्कर अवार्ड का हकदार है। हैदर ने दूर से आती बसों में अपनी मतलूबा बस ढूंढने की कोशिश की और नाकाम होने के बाद खौफ का शिकार हुआ। मेरी मतलूबा बस आज की तारीख में आ तो जाएगी ना? हैदर ने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा और किसी कदर बेजारी से कहा। रोज बाइक और कार पर सफर करने वालों से बसों के ऐसे नखरे जरा कम ही बर्दाश्त होते हैं। हैदर की कार सर्विस के खर्च से वर्कशॉप पे थी और साथ अपने बाप पे जताने के लिए कि उसकी बाइक 2 साल चल चुकी है, लिहाजा अब नई बाइक आ जानी चाहिए, एहतजाजन घर छोड़ आया था। क्या कह सकते हैं? साद ने कंधे उचकाए। इसी असना में आदमियों से लबालब भरी बस एक अनक वाले शख्स के इशारे पर उनके करीब आ रुकी। कई मिनटों से बस के इंतजार में खड़ा शख्स लपक झपक आगे बढ़ा। कबल इसके कि वो बस तक पहुंचता, एक फरमान नाम शख्स उनके अकत से निकलकर फुर्ती से आगे बढ़ा और बस की रॉड पकड़ ली। ऐनक वाला शख्स फुर्ती की इस रेस में शिकस्त खाकर बेजताब खा के रह गया। फरमान नाम शख्स जो रॉड पकड़ने में कामयाब हो गया था, अब निगाहें झुकाकर पायदान पर महज एक पांव धरने की जगह ढूंढ रहा था, जो इसे एक आध के पांव कुचलने और उन पैर कुचले लोगों के मुंह से मुगलसात सुनने के बाद मिल ही गई। उसके पीछे लाइन में खड़ा ऐनक वाला शख्स एक पैर से मतलूबा फासले तय करने की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। इस सारे अरसे में ड्राइवर साहब कई बार हॉर्न देकर और गाड़ी हल्के से आगे बढ़ाकर और झटके से रोककर अपनी शताबी के कई इजहार कर चुके थे, जबकि कंडक्टर साहब बस पे हाथ मारते हुए और शावा शावा जल्दी के नारे बुलंद करते हुए मुहिम को मजीद सनसनीखेज बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे थे। ऐनक वाले शख्स ने रॉड पकड़ने के बाद पायदान पर एक पांव की जगह ढूंढने की कोशिश फजूल जानकर बस की बॉडी के डिज़ाइन पर पैर जमा दिया। ड्राइवर को बड़ी जल्दी थी सो गाड़ी फौरन हरकत में आई। शायद कंडक्टर साहब यहीं रह जाएंगे। लोगों से हलक तक भरी बस को देखकर साद ने अंदाजा लगाया। एक पल को तो ऐसे लगा जैसे कंडक्टर साहब भी थोड़ी खुजाते हुए इसी फिक्र में होते हैं, मगर अगले ही पल उसके ख्याल की नफी हो गई जब कंडक्टर भागते चोर की लंगोटी ही सही के मुस्ताक बस की बॉडी के पीछे हिस्से की रॉड पकड़कर शावा शावा के नारे लगाता हुआ लटक गया। ये है हमारा पाकिस्तान। इस सारे मंजर को इनमाक से देखने के बाद साथ ने हैदर से कहा। पाकिस्तान नहीं जिगर, हैदर ने तस्दीक की। पाकिस्तान के लोग बोलो, शहर मुल्क इलाके लोगों से ही बनते हैं मेरे अजीज। कोई मुल्क या शहर बजाते खुद कुछ नहीं, ये तुम्हारे मेरे जैसे लोग ही हैं जो अपने रिहायशी इलाके को नेक नाम या बदनाम बनाते हैं। हाँ, सो तो है। हैदर ने एक बार फिर कदरे बेचैनी से वक्त देखा। वक्त से काफ़ी पहले निकलने के बावजूद उसे खदशा था कि बस उसे मुकर्ररा वक्त पर कॉलेज नहीं पहुंचाएगी। मेरा पाकिस्तान मेरी नज़र में वही है जो उसके लोग हैं, साद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। और उसके लोग क्या हैं? उसका मुजाहरा हम पिछले 10-11 मिनट से कर रहे हैं।
अपने रंग का बहाना बनाकर लोगों को धोखा देता हुआ गदागर, दूसरों का हक मारकर महज अपना फायदा सोचने वाला मोटा शख्स, जिसने ऐनक वाले शख्स की लाइल्मी का फायदा उठाते हुए पीछे से वार किया और खुद पहले बस में सवार हो गया। हालांकि पहला हक उसे ऐनक वाले शख्स का बनता था। साद ने बाकायदा तज्जिया करते हुए कहा, पैसे कमाने की धुन में पागल होते ये बस ड्राइवर और कंडक्टर साहिबान, जो बस में गुंजाइश ना होने के बावजूद सवारियां लेते रहते हैं, यही तो है हमारा पाकिस्तान। उसने किसी कदर तंज से कहा। हैदर ने मुस्कुराकर उसका शाना थपका और सामने से आती बस की जानिब इशारा किया। साथ के रूट की बस आ गई थी। उसने बस रुकवाई और अल्लाह का नाम लेकर हलक तक भरी बस के पायदान पे अपना पैर जमाया। दूसरा पैर जमाने से पहले ही बस शावा शावा के नारों की गूंज में अपनी मंजिल की जानिब रवां हुई। साद ने रॉड पर मजबूती से हाथ जमाया और अपने आगे खड़े दो बंदों के दरमियान बनने वाली हल्की सी दर्द से उसने एक आंख मीचकर अंदर झांका तो निगाह किसी के शाने, किसी की कमर और किसी की गर्दन से टकराकर वापस आ गई। वो एक हाथ से रॉड थामे पूरे का पूरा बाहर था। दफातन बस के अंदर हलचल मची, कुछ भी हंगामा सा शोर उभरा और एक टांग इस बेकरार हजूम से निकलकर पायदान पर खड़े साद तक पहुंची। उसके बाद एक हाथ नमूदार होकर रॉड तक आया और आखिर में चंद लम्हों की धक्कम पील के बाद पूरा बंदा गेट तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अपनी कामयाबी पे इस शख्स ने सुकून भरी सांस ली और दरवाजे पर हाथ मारकर गाड़ी रुकवाई। वो शख्स बज़ाहिर बखैर और आफियत मंजिल तक पहुंच गया था। अब उसे उतरने के लिए रास्ता देने के लिए लाज़मी था कि पहले पायदान पे खड़ा साथ नीचे उतरे। बस से उतरने के बाद ड्राइवर साहब की जल्दी के पेश नज़र साथ ने बस की रॉड को किसी कीमती मता की तरह थामे रखा। मुबादा साइड मिरर से देखने वाले ड्राइवर साहब कहीं इसकी मंजिल भी इसी जगह को समझ बैठे और गाड़ी भगा ले जाएं। और फिर दूसरी बस के इंतज़ार का मतलब था कि मज़ीद 9-10 मिनट का ज़िया। अब की बार साथ सवार हुआ तो उसे अंदाज़ा हुआ कि इस एक शख्स से उतर जाने के बावजूद बस की आबादी में कोई खातिर-खास असर नहीं पड़ा था। दफातन कंडक्टर साहब उसे बड़ी जोर का धक्का देते हुए अंदर सवार हुए। धक्का इतना शदीद था कि अगर उसे ज़रा खुली जगह मैसर होती तो वो यकीनन चारों शाने चित हो जाता। अब इस कदर पुरहुजूम जगह पर वो गिरता तो क्या, अलबत्ता इस शानदार धक्के के सबब बस के अंदर जगह बनाने में कामयाब ज़रूर हो गया था। किराया कंडक्टर की करारी आवाज़ से अपने कान के करीब सुनाई दी। सब्र कर जा भाई, गाड़ी किसी सिग्नल पर रुकेगी तब अदा कर दूंगा। साद ने किसी कदर बेजारी से कहा। फटीचर बसों के ये सर फिरे ड्राइवर फुल रफ्तार से गाड़ी चलाने के बाद जब एक झटके से अचानक ब्रेक लगाते थे तो तमाम के तमाम मुसाफिर बाजमात रुकू के बल झुकते चले जाते थे। ऐसे में साथ रॉड छोड़कर जेब से किराया निकालने का खतरा नहीं मोल ले सकता था। किराया कंडक्टर अब दूसरे शख्स से जाने मुतवज्जा हो गया था। मान उसे अपनी पैंट की जेब पर किसी के हाथ के लिम्स का एहसास हुआ। साथ ने फुर्ती से अपनी जेब पर मौजूद उस शख्स के हाथ पर मजबूती से अपना हाथ जमाया और गर्दन तिरछी करके मस्कुरा हाथ के मालिक को तलाशना चाहा। भात भात के कई किस्म के चेहरों पर उसे यकसा बेजारी नजर आई, जो उसकी तरफ मुतवज्जा भी नहीं थे, सिवाय एक शख्स के। वो मुस्कुराते हुए उसकी सिमत देख रहा था। इस कदर रश वाली जगह में जहाँ जेब से जेब मिली हो, बंदे से अपनी जेब तक पहुँचने में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं। पिटाई के तासरात से मजीद उसके चेहरे पर साथ शर्मिंदगी के तासुर को पाने में हलकान हुआ और झंझला के उसका हाथ झटका। ब्रादरम, आपके अल्फाज आपकी दिली कैफियत का साथ नहीं दे पा रहे। आपके चेहरे के तासुरात पर ये फ़िक्र मौजूद रहेगा कि भाई मुसलमान मुसलमान भाई हैं और भाइयों में तेरा मेरा कैसा। आपकी जेब और मेरी जेब एक ही बात है, साद ने तंजिया कहा। मगर चूंकि ऐसे लोग अपने सुनने की भी पूरी कुव्वत बसारत पर सर्फ करते हैं, लिहाजा उसने भी साथ के फिक्र पर ध्यान देने के बजाय अपनी अकाब जैसी निगाहों को किसी और शिकार की तलाश में लगा दिया, जिसकी जेब पर वो हाथ साफ कर सके। वो शायद नया नया इस मैदान में उतरा था, वरना पिछले बरस बस के सफ़र के दौरान उसकी जेब से मोबाइल इस महारत से निकाला गया था
کہ اسے تو کیا، اسے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔ اپنے فن میں اس قدر طاق شخص اسے اگر ایک بار مل جاتا تو اس کے فن کو سراہنے کے لیے وہ ایک بار تو ضرور ایڑی بجا کر اسے سلیٹ کرتا۔ سعد نے بیزاری سے سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ منزل تک پہنچنے میں بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا، سو گیٹ تک پہنچنے کی کوشش ابھی سے کرنی تھی۔ اس نے کنڈکٹر کو کرایہ تھمایا اور گیٹ تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے بیچ کوئی درد تلاش کرنے کی کوشش کی۔ برائے مہربانی راستہ دیں، اسے راستہ دینے کی کوشش میں بس میں تھوڑی ہلچل مچی۔ او بھائی، آرام سے، یہ اس شخص کی آواز تھی جس کی سائڈ سے سعد بامشکل اپنی ٹانگ نکالنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اوئے، ایک دلدوز چیخ ابھری۔ میرا پیر! گیٹ تک پہنچنے تک سعد کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ سفر کی ابتدا سے جس سمے وہ گیٹ پر کھڑا تھا، ایک مسافر کے اترنے سے قبل بے ہنگم شور کیوں اٹھا تھا۔ بس کو روکنے کے لیے اس نے بے قراری سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ بس ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ سنبھل کر اترا، ہاتھوں سے اپنے بے تحاشا بے ترتیب بالوں کو سنوارا۔ شرٹ جو بس میں بیٹھنے سے پہلے تک پینٹ کے اندر تھی، اب آدھی سے زیادہ باہر نکلی ہوئی تھی۔ کراس میں لیا بیگ اب گلے میں ڈھول کی طرح جھول رہا تھا۔ بس سے آزادی ملنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کسی محاذ سے قاضی بن کر لوٹنے والے کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ دوبارہ انسانوں والے حلیے میں آتے ہوئے اسے چند منٹ لگے۔ کلائی موڑ کے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ بس والے نے اسے مقررہ وقت سے 20 منٹ پہلے پہنچا دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بس والے کا مشکور ہوا۔ اسے پیپر کی کوئی فکر نہیں تھی، فقط وہ مقررہ وقت پر پہنچنے کے لیے متفکر تھا۔ اس قدر پرمشقت سفر کرنے کے بعد پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے، سو اس نے کسی مشروب والے کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ گنے کے رس والے کی دکان اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ دکان کیا تھی؟ 3 دیواری میں ایک دیوار کپڑے کے پردے کی تھی اور چوتھی دیوار جس پر دروازہ ہونا چاہیے تھا۔ گنے والے نے ٹھیلا لگا کر باہر ہی سے پیاسی مخلوق خدا کو سیراب کرنے کا انتظام کیا۔ البتہ اگر کوئی اس 3 دیواری کے اندر بیٹھ کر پینا چاہے تو اس پر بھی ممانعت نہیں تھی۔ ساتھ اندر جا کر پنکھے کے نیچے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنا دایاں بازو دبانے لگا، جو بس میں مسلسل راڈ کو پکڑنے کے سبب اب درد کر رہا تھا۔ جی صاحب، کیا خدمت کروں آپ کی؟ اسی پل مشروب فروش نے پیچھے مڑ کر سعد کو مخاطب کیا۔ سعد نے اپنا دایاں ہاتھ دباتے ہوئے اس مختصر سی 3 دیواری کو اور پھر اس کے ٹھیلے کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ وہ قومی مشروب سے پیاس بجھانے کے علاوہ مزید کیا خدمت انجام دے سکتا ہے۔ چند منٹ کے جائزے میں ہی وہ جان گیا کہ مشروب فروش کوئی اور خدمت انجام نہیں دے سکتا، جو سب کی کرتے ہو بھائی، وہی میری بھی کرو۔ مشروب فروش نے ایک ٹھنڈا ٹھار گلاس اسے تھمایا اور دوبارہ باہر موجود گاہکوں کی سمت متوجہ ہو گیا۔ اپنی پیاس بجھا لینے اور کچھ دیر سستا لینے کے بعد وہ جس وقت باہر آیا اس وقت تمام گاہک جا چکے تھے اور مشروب فروش تنہا کھڑا دور سے آتے 5 بندوں کے گروہ پر مشتمل کالج کے لڑکوں پہ نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ وہ کالج کے لڑکے اسی سمت آ رہے تھے۔ مشروب فروش نے کنکھیوں سے اپنے بائیں اور دائیں دیکھ کر اپنے تنہا ہونے کا یقین کیا اور جگ میں موجود گنے کے رس کو پاس موجود برتن میں انڈلنے کے بعد اس میں آدھے جگ پانی کی ملاوٹ کر دی۔ سعد نے مشروب فروش کے عقب سے اس منظر کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے روبرو آیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ کھسیا کر سعد کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا دوست، تم آرام سے اپنا کام کر لو۔ سعد نے اس کی کھسیاہٹ سے لطف اٹھاتے ہوئے کسی قدر شرارت سے کہا، یہ لڑکے میرے روز کے گاہک ہیں، میں نے یہ حرکت ان لڑکوں کے خیال سے ہی کی ہے۔ اگر میں تازہ رس نکالنے کے چکر میں پڑوں گا تو دیر ہو جانے کے سبب یہ لڑکے وقت پر کالج نہیں پہنچ پائیں گے۔ اپنے خفت مٹانے کے لیے وہ الٹی سیدھی وضاحتیں پیش کرنے لگا۔ تم موقع واردات پہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو دوست، سو اب بلا وجہ صفائیاں نہ پیش کرو، سعد نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ مشروب فروش کی کھسیاہٹ آن کے آن غصے میں بدلی۔ اس نے ایک نظر قدم بقدم قریب آتے کالج بوائز پر ڈالی
اور دھیمے مگر تیکھے لہجے میں بولا، زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، تم بھی کوئی اتنے اچھے نہیں، اگر میری جگہ ہوتے تو تم بھی یہی کچھ کرتے۔ سعد نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ چلو آؤ جگہ بدل کے دیکھتے ہیں۔ سعد کا لطف اٹھاتا لہجہ مشروب فروش کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ یہاں ہر شخص کے اندر ایک چور چھپا ہوا ہے، بس موقع ملنے کی دیر ہے۔ ایسی ڈنڈیاں تم بھی اپنے معمولات میں مارتے ہی رہتے ہوگے، اور آئندہ کبھی موقع ملا تو ضرور اس سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ مشروب فروش پر یقین لہجے میں کہتے ہوئے 5 لڑکوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب قریب آ چکے تھے۔ دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے۔ سعد نے گنگناتے ہوئے جیب سے رقم نکال کر ادائیگی کی اور کالج کی سمت چل دیا۔ کالج کے پچھلے حصے کی طرف بنے رہائشی بنگلے عموماً سناٹوں کی زد میں رہتے تھے۔ سعد نے ایک درخت کی آڑ لی، کاندھے سے بیگ اتار کر پھرے نکالے اور اسے اپنی جرابوں، کالر اور پینٹ کی بیلٹ میں نہایت مہارت سے چھپا دیا۔ اگر یہ کام وہ گھر سے کراتا تو بسوں کے دھکے کھانے اور ٹانگوں میں پسینہ آنے کے سبب پھرے خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ نہایت اہم کام سے نمٹنے کے بعد وہ سیٹی پہ شوق سے دھن بجاتا خراما خراما کالج کی سمت چل دیا۔